नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पूरे के पूरे प्रोनाउन के चैप्टर की डेफिनेशन को हमने सिर्फ ये कह करके टाल दिया है कि प्रोनाउन हर एक सेकेंड, क्या हो गया? पूरे के पूरे प्रोनाउन चैप्टर को हमने सिर्फ डेफिनेशन को सिर्फ एक लाइन देकर के डाल दिया है कि प्रोनाउन हर वो चीज है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन की जगह यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन और कुछ नहीं होता, सिर्फ नाउन का रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन लिखते हैं। बस इतना सा बोल करके हमने प्रोनाउन को ही साइड में कर दिया, उसकी डेफिनेशन को ही साइड में कर दिया। मैं काफी बार अधिकतर अपनी क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि अगर प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता और सिर्फ इसी वजह से हम प्रोनाउन चैप्टर को यूज करते कि नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए अगर हम प्रोनाउन को यूज करते, तो मैंने एक लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूं। कल रात 2 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ में अपनी सोसाइटी में ट्रेवल कर रहा था, वॉक कर रहा था, और चलते चलते मैंने कुछ पीछे आवाज सुनी और मैंने अपनी वाइफ को बोला, समवन इज फॉलोइंग अस। कोई पीछे से फॉलो कर रहा है, समवन इज फॉलोइंग अस। तो वाइफ ने बोला, कौन? कौन फॉलो कर रहा है? अब देखिए, समवन, मुझे नहीं पता कौन इंसान फॉलो कर रहा है, मुझे नाउन की आइडेंटिटी ही नहीं पता। कौन है पीछे? राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, स्टूडेंट्स है, बॉयज है, भूत है, गॉस्ट है, भगवान है, कोई एयर है, हवा है, क्या है, कौन सी चीज ने आवाज किया, मुझे नहीं पता। आई जस्ट मेड वन स्टेटमेंट, somebody is following us, someone is following us, I got to know that someone is following us। मुझे नहीं पता कौन फॉलो कर रहा है। बहुत एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। जब आप किसी से भी किसी का नाम नहीं जानते तो सबसे पहले आप उसका सवाल पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम? नाम तो अभी आया ही नहीं है साहब, वो बोलता है माय नेम इज राहुल। राहुल को भी पूछने के लिए, उसकी आइडेंटिटी भी क्लियर करने के लिए आप उससे सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो ये प्रोनाउन जो व्हाट मैंने यूज किया है, क्या ये नाउन का रिपीटिशन के लिए यूज किया है? नाउन की आइडेंटिटी को भी स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया है। काफी बच्चे, अधिकतर बच्चे एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, और भाई कैसे चल रहा है, लाइफ में सब बढ़िया? हाँ भाई, ऑल इज वेल। ये जो मैंने वर्ड यूज किया, ऑल इज वेल, ऑल जो मैंने वर्ड यूज किया, ये जो वर्ड यूज किया इस तरीके से मैंने यूज किया कि मैं 10 बार 10 चीजें अलग अलग ना बताऊं। भाई जॉब भी बढ़िया चल रहा है, वाइफ भी अच्छी है, घर बार भी बढ़िया, बच्चे भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से प्रोनाउन जो यूज किया जाता है बच्चों, 4 रीजन हम आज पढ़ेंगे। क्या हुआ दी? ठीक है। प्रोनाउन, सबसे पहले मैं जितेंद्र सोनी आप सब लोगों का, आपके अपने जीतू सर, आपके अपने चैनल यूट्यूब दासू सर मैथ्स पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम प्रोनाउन क्या होता है, उसके एग्जाम से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, डू यू लाइक प्रोफेसर नीतू, डू यू लाइक प्रोफेसर मितेश, डू यू लाइक प्रोफेसर मितेश एज मच एज, और आगे मैंने लगा दिया मी और आई। बच्चे, बहुत बच्चे जो रट लेते हैं वो बोलते हैं सर डू यू लाइक प्रोफेसर नीतू एज मच एज मी करेक्ट होगा सर। बहुत बच्चे बोलते हैं आई करेक्ट होगा। अगर मैं बोलूं दोनों करेक्ट हैं तो वो ही चीज आज की क्लास में हम इंटेंसिवली डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के ऊपर आज के बाद में। एंड आई प्रॉमिस यू ये क्लास एकदम बेसिक लेवल से होगी, एडवांस लेवल तक चलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा कि ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है, आज हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, नाउन का फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन, उसके ऊपर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 40 से 50 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे हम। तो नाउन के ऊपर हम सारी चीजें बहुत ही क्लियर वे में करते हैं। आपका स्कूटी वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई डू वी स्टडी प्रोनाउन? इट इज ओनली बिकॉज प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हालांकि प्रोनाउन से अगर मैं प्रोनाउन वर्ड को अगर मैं देखूं तो उसमें ही छुपा हुआ है समथिंग दैट कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। हर वो चीज प्रोनाउन बन सकती है जो नाउन की जगह ले सकती है। नाउन की जगह जो ले सकता है वो प्रोनाउन ही होता है। अगर प्रोनाउन नाउन की जगह ना ले पाए तो वो प्रोनाउन कहलाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो 4 रीजन हम पढ़ते हैं। सबसे 4 रीजन हम पढ़ते हैं इसके बारे में।
ठीक है, 4 रीजन। सबसे पहला रीजन हम प्रोनाउन को पढ़ने का सबसे यूनिक एग्जांपल में लेता हूं, इसके बाद में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की इस प्रोनाउन के एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे बच्चा, कि प्रोनाउन को हम क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे रीजन है, मैंने 3-4 रीजन देखने की कोशिश की है। When the identity of noun is not clear, जब नाउन की आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं हो, कोई तो दरवाजे पे नॉक कर रहा है, somebody is knocking at the door। कौन नॉक कर रहा है? क्या वो राम है? क्या वो सीता है? क्या वो गीता है? क्या वो कोई जानवर है? क्या वो कोई एनिमल है? कौन है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है? क्या कहीं दरवाजा एयर की वजह से तो नॉक नहीं हो रहा? तो मुझे जब नाउन की आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं है, तो मैं वहां पे प्रोनाउन नहीं होगा, तो मैं नाउन की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, तो मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? हालांकि जो भी इंसान होगा वो नाउन होगा, लेकिन जब नाउन की आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं हो, तो मुझे इस वजह से भी प्रोनाउन की मदद मिलती है कि मैं नाउन की आइडेंटिटी क्लियर करूं। वो कौन है जिसने तेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की? वो कौन है? हु, हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं, हु इज दैट गाय हु डेयर्ड टू स्पीक अगेंस्ट यू? जिसने तेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता। वो कोई डॉन है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, वो डेफिनेटली कोई नाउन है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन इंसान है। तो इस वजह से जब नाउन की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती है, तो हम प्रोनाउन का यूज किया जाता है। What is your name? आपका क्या नाम है? My name is राहुल। अभी तक आपने अपना नाम तक नहीं बताया, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है। तो नाउन की आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर प्रोनाउन नहीं होगा तो नाउन की आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर पाएंगे हम। सेकेंड थिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल, हम हे यू, आपने 10 लोगों को देखा पार्टी में और एक जने को आपको बुलाना है, तो आप उसको, आपको नहीं पता वो उस बंदे का नाम क्या है, तो आप उसको बोलेंगे हे यू। तो ये यू वर्ड जो है, ये उस इंसान के लिए मैंने यूज किया, अभी तक तो उसका नाम भी नहीं आया, नाम भी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने का काम जो मैंने अभी तक किया है वो प्रोनाउन है साहब। यू प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन है, समथिंग, कुछ तो गिरा हुआ है नीचे, नहीं पता वो क्या गिरा हुआ है, वो कोई मिठाई का टुकड़ा है, वो कोई और चीज है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है। तो होगा कुछ ना कुछ नाउन, लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, तो मैंने प्रोनाउन यूज किया। तो ये सारे वर्ड तरीके से जब नाउन की आइडेंटिटी क्लियर करनी हो तो मुझे प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। दूसरा रीजन, टू मेक आइडेंटिटी क्लियर, उसी नाउन की आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए भी मुझे प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। मैं पार्टी में गया और पास में किसी ने बोला कि ये आपके साथ में कौन खड़ा है, तो मैं उस नाउन की आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए बोलता हूं ही इज माई फादर। ये इंसान जो मेरे साथ में खड़े हैं ये मेरे फादर हैं, ही इज माई फादर। दिस इज द पेन, ये क्या चीज है यार, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या नाम है इस चीज का? दिस इज द पेन, ठीक है, दिस इज द पेन, दिस इज माई पेन, इट वॉज ही, ये वो इंसान था, ठीक है। समवन हैज डोनेटेड 5000 रुपीज। तो नाउन की आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए या फिर नाउन की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा। किसी ने 5000 रुपए का डोनेशन दे दिया, अब मुझे नहीं पता किसने दे दिया, वो अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, तो मुझे बोला किसी ने कि किसने दिया, आई सेड somebody donated 5000 रुपीज। वो नाउन की आइडेंटिटी भी मैं छुपाने के लिए प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। सोचिए प्रोनाउन के एप्लीकेशंस, ठीक है। थर्ड थिंग, बहुत चीजों के लिए कुछ यूनिक एग्जांपल मुझे, टू मेक लाइफ इजी, ये सबसे फेवरेट चीज है मुझे। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया और या एक स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूं और सारे बच्चे जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, मुझे उनको ये बोलना है कि कल आप ऑफिस या फिर कल आप कॉन्फ्रेंस में या फिर कल आप स्कूल टाइम पे आ जाना या फिर कल आप फंक्शन के लिए टाइम पे आ जाना। तो अब मैं यहाँ तो 100 बच्चे खड़े हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, सबका नाम ले लेकर के बोलूं, राहुल, सुनील, सीता, गीता, सचिन, सनी, ठीक है, सुनीति, सुमन, सब लोग, ऑल ऑफ यू, या तो मैं एक एक का नाम लेकर के बोलूं प्लीज कम टू द पार्टी, या फिर मैं ये बोलूं ऑल ऑफ यू प्लीज कम टू द पार्टी। तो मैंने हर एक बंदे का नाम लेने की बजाय एक सारे के सारे नाउन को एक वर्ड में डाल करके, प्रोनाउन के एक वर्ड में डाल करके बहुत ही लाइफ आसान करने की कोशिश की है। किसी ने आपको बोला क्या भाई क्या हाल चाल, तो आप अक्सर एक जवाब देते हैं ऑल इज वेल,
ये जो ऑल आपने यूज किया ये और कुछ नहीं बच्चा प्रोनाउन है। आप एक एक करके चीजें नहीं बताना चाहते कि यार लाइफ भी अच्छी है, जॉब भी है, लाइफ भी अच्छी है, वाइफ भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, जिंदगी भी बढ़िया है। तो ये सारी चीजों को अलग अलग ना दिखा करके, इंडिविजुअल नाउन में ना दिखा करके आपने एक ही वर्ड में डाल दिया ऑल इज वेल। ठीक है, तो बहुत चीजों से सबसे यूनिक एग्जांपल, मैं कहीं पे कल पार्क में गया और पार्क में मेरे पापा के दोस्त, मेरे फादर का नाम फॉर एग्जांपल सचिन है, तो सचिन के दोस्त, मेरे फादर के जो दोस्त है मिस्टर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम हो सकता है, सुनील, तो मेरे फादर के दोस्त सुनील है जिनको मैं सुनील अंकल बोलता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला हाउ इज योर फादर, मैंने कहा ही इज एट होम। अब मैंने बोला वेर, उसने मुझे एक सवाल पूछा वेर इज योर फादर नाउ, तो मैंने बोला ही इज एट होम। अब देखिए ही इज एट होम, अगर मैं इस ही की जगह पे मेरे फादर का नाम ये बोल दूं ना सुनील इज एट होम, थप्पड़ पड़ जाएंगे, सोटे लग जाएंगे भाई साहब। तो आप किसी को भी रेस्पेक्ट वे में भी अगर किसी चीज से कोई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपने इतना बोल दिया, अगर प्रोनाउन नहीं होता ना यहाँ पे तो मुझे ये बोलना पड़ता सुनील इज एट होम, वरना प्रोनाउन की मदद से मैं रिस्पेक्ट भी दे रहा हूं, ही इज एट होम। अब इसमें मैं जूते नहीं खा रहा हूं भाई साहब, ठीक है, ही इज एट होम, यस सर, ठीक है। तो जनता उत्तर प्रदेश के देश, ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं पहले आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बता देता हूं, तो फिर हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ही इज एट होम, मेरे एनुअल कॉन्फ्रेंस में गया और वहां पे पेरेंट्स मीट था, तो सारे बच्चों ने कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बुला रखे थे। मैंने स्कूल के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, तो मेरे को स्कूल के लिए बुलाया गया और बोला कि आपने जो कुछ भी किया है, जिस तरीके से आपने सक्सेस पाई है, प्लीज स्टेज पे आइए, मेरी प्रिंसिपल ने बोला, और 2 शब्द अपनी फैमिली के लिए या फिर अपनी स्कूल के लिए बोलिए। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कि माय फादर हैज सपोर्टेड मी वेरी वेल इन दिस, ही इज अ वेरी सपोर्टिव गाय। अब ही की जगह अगर मैंने वहां बोल दिया ना सुनील इज अ वेरी सपोर्टिव गाय, तो सारे के सारे लोग उठ करके बोलेंगे, सूटे लगाने लग जाएंगे साहब मेरे को। तो प्रोनाउन और कुछ नहीं, बहुत यूनिक वे में यूज किया जाता है बच्चा। अगर ये प्रोनाउन नहीं होना, अभी तक सुनील का नाम नहीं आया, उस इंसान का नाम नहीं आया, लेकिन उसका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो बहुत यूनिक वे में आज प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो टू मेक लाइफ इजी प्रोनाउन यूज किया जाता है। और फोर्थ थिंग जो हमने पढ़ी है बुक से, कि किसी भी लैंग्वेज को इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए भी प्रोनाउन यूज किया जाता है। जहां पे नाउन 10 बार यूज किया जा रहा, सेम नाउन 10 बार यूज किया जा रहा है, तो उस चीज को भी क्लियर करने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया जिससे चीजें बहुत आसान तरीके से आप प्रोनाउन को बेसिक लेवल से हम लेकर के समझेंगे। राम एंड श्याम, एक एग्जांपल लिया है क्यों हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। राम एंड श्याम वेंट टू द फॉरेस्ट, राम और श्याम फॉरेस्ट गए, टू अवेल राम एंड श्याम ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग द नेचर। राम और श्याम फॉरेस्ट में गए, टू अवेल मतलब राम और श्याम को नेचर की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए राम और श्याम फॉरेस्ट गए, उनको वो मजा दिलाने के लिए। सडनली राम एंड श्याम सो अ लायन इन द फॉरेस्ट, एकदम से उनको एक शेर दिख गया। दिस लायन राम एंड श्याम थॉट वुड टेक राम्स एंड श्याम्स लाइफ, उनको ये पता था कि ये लायन जो है उनकी लाइफ ले लेगा, ठीक है। श्याम प्रेड टू द गॉड एंड आस्क्ड फॉर अ सपोर्ट, श्याम ने भगवान से प्रार्थना की और सपोर्ट मांगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर टाइगर गॉट वैनिश्ड, कुछ टाइम बाद में जैसे उसने भगवान से प्रार्थना की वो शेर भाग गया। अगर बच्चा यहां प्रोनाउन नहीं होना तो ये सेंटेंस इस तरह से कुछ दिखेगा। अब यहां पे हम प्रोनाउन को यूज कर करके देखिए लैंग्वेज को कितनी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ सेंटेंस में मैंने एक वर्ड भी प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। अब आप देखना, जैसे ही मैं यहां पे प्रोनाउन यूज करूंगा लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। राम एंड श्याम, एक बार नाउन का मेंशन हो गया। राम एंड श्याम वेंट टू द फॉरेस्ट टू अवेल राम एंड श्याम ऑफ द अपॉर्चुनिटी, टू अवेल देम सर्विसेज, टू अवेल देम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टू अवेल देम सर्विसेज of the opportunity of exploring the nature. Suddenly Ram and Shyam, suddenly they, ये दूसरा pronoun, suddenly they saw a lion in the forest. This lion, फिर से lion आ गया, which Ram and Shyam, which they, Ram and Shyam को फिर से हटा दो, which they
thought would take Ram and Sham lives, which they thought would take their life. Possessive case of pronoun. Sham prayed to the God. अब शाम अकेला है तो आप ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ही लगा दोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि भगवान की प्रार्थना किसने की, तो शाम को तो रहना ही पड़ेगा। अगर शाम एंड राम होता तो आप फिर से दे लगा सकते थे। शाम prayed to the God and asked for support. A few moments later the tiger got vanished. ठीक है, तो कितनी अच्छी तरीके से मैंने प्रोनाउन को, वह क्या स्पीच है। What depends you pass by, you say, इसका मीनिंग बता दो। नमस्ते सर। What demand do you pass by से इसका मीनिंग बता दो। What demand do you pass by? मैं समझा नहीं कुछ, ठीक है, आप क्लियरली बता दीजिए। ठीक है, तो प्रोनाउन ने लाइफ को बड़ा आसान कर दिया, इस वजह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं सिंपल वे में। हम स्ट्रेट अवे हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि प्रोनाउन को किस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर क्लास में हम 2 या 3 तरह के टाइप सॉल्व करेंगे, 2 या 3 सेशन में प्रोनाउन फिनिश हो जाएगा, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। क्लास में बने रहिएगा, एक मोमेंट अगर आप क्लास में नहीं बने तो एक कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। एकदम बेसिक लेवल से लेकर के चलूंगा और एडवांस लेवल तक लेकर के चलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। क्या होता है ये पर्सनल प्रोनाउन सर? पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। कोई भी चीज, कोई भी बात करने के लिए, किसी भी चीज, कोई भी 2 इंसान जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए, बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए 3 जनों की आवश्यकता होती है, 3 चीजों की या 3 जनों की आवश्यकता होती है। पहला वो इंसान जो मैं हूं, फॉर एग्जांपल मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं, फर्स्ट आई। दूसरा वो इंसान जिसके साथ में मुझे बात करनी है, यू। और तीसरा वो इंसान या वो चीज जिसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं और मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान, मैं हो गया हूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। मेरे सामने खड़ा वाला इंसान जिसके साथ में मैं बात कर रहा हूं वो हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, टू whom we speak। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है of whom we speak, he, she, it, जिस किसी के भी बारे में हम बात करते हैं। और राहुल सुना, क्या है हालचाल तेरी लाइफ के, तेरी जॉब कैसे चल रही है? तो जॉब। तेरी लाइफ कैसी चल रही है? अच्छा तेरे फादर कैसे हैं? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन फादर। मतलब हम 2 जब बात कर रहे हैं और किसी तीसरे इंसान जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम प्रोनाउन के ऑर्डर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3 तरीके से एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं प्रोनाउन के ऑर्डर के। ये कॉन्सेप्ट आप देखने की, भूलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन का। बच्चा लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करने में कमी नहीं प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक करते रहिएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, कभी भी एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछा जाता है। अब ये 3 प्रोनाउन है भाई, आई, यू एंड ही, शी, इट। ये 3 प्रोनाउन है। कभी भी कोई स्टेटमेंट बनता है जिसमें तीनों प्रोनाउन का मेंशन होता है तो उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन सा इंसान पहले आएगा, कौन सा इंसान बाद में आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कभी भी सेंटेंस एक जनरल मीनिंग दे रहा है, कोई भी सेंटेंस जनरल बात बोल रहा है, पॉजिटिव बात बोल रहा है या जनरल बात बोल रहा है, उस केस में हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले मेंशन होता है बच्चा, उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन मेंशन होता है और सबसे एंड में आई होता है। एक लाइव एग्जांपल देकर के बताने की कोशिश करता हूं। कल को मैं एग्जाम में सक्सेसफुल बन गया, मैंने एसएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। मैं मिठाई का डब्बा लेकर के अपने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी के पास पहुंच करके बोला कि गुरुजी मिठाई खाओ। गुरुजी ने बोला क्यों? बोला सर मैं एग्जाम में पास हो गया। तो गुरुजी बोला बहुत अच्छी मेहनत की यार, सारी कुछ तेरी मेहनत है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, ये सबसे पहले आपकी मेहनत है। किसको मेंशन कर रहा हूं मैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन को। ये आपकी मेहनत है। अच्छा, अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हो कि अपने गुरु की मेहनत है। नहीं गुरुजी, ये आपकी मेहनत है, मेरे माँ बाप की मेहनत है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट।
और अगर आपको लगता है तो कुछ हद तक मेरी मेहनत है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो कभी भी कोई भी चीज जब जनरल वे में बात की जाती है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आता है, उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है और सबसे एंड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यू, ही एंड आई शैल गो टू द टेम्पल। तुम, वो और मैं मंदिर जाएंगे। अगर गलती से भी आपने एक बी सीक्वेंस को हिला दिया इस सेंटेंस में, यू के बाद में आपने आई लिख दिया और ही बाद में लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गलती से भी अगर आपने इस स्टेटमेंट को हिलाया तो बच्चा ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। कभी भी पॉजिटिव या जनरल बात होती है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, उस केस में हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले आता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट। अगर वो प्रोनाउन सिंगुलर है, आप ये याद रखने की कोशिश करना, अगर एक एक लोग ही हैं, एक एक जने के बारे में मैं मेंशन कर रहा हूं, तो हमेशा सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही एंड आई हैव वॉच्ड पुष्पा मूवी। उसने और मैंने दोनों ने पुष्पा फिल्म देखी। अगर गलती से भी आपने आई को पहले ले लिया और ही को बाद में ले लिया, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एग्जाम में हम ये छोटी मोटी एरर नहीं देखते हैं और बहुत सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, यू एंड ही हैव हेल्प्ड मी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तुमने और उसने मेरी मदद की जब मैं मुश्किल हालात में था। तो तुमने और उसने, अगर आपने गलती से भी इसको ही एंड यू लिख दिया ना बच्चा, पूरा के पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कभी भी जनरल टॉक हो रहा है, पॉजिटिव बात कर रहे हो, तो हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन को पहले रखोगे, बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रखोगे और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रखोगे। अब तो ये तो हो गई जनरल बात, लेकिन कभी भी नेगेटिव बात हो रही है, कोई ब्लेम लेने की बात हो रही है, कोई मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गई, उसका ब्लेम कौन लेगा? कोई भी चीज जो नेगेटिव मैसेज देने की कोशिश कर रही है, कोई भी चीज जो गलत बात है, नेगेटिव देने की कोशिश कर रही है, उस केस में एज ए इंसान, कभी भी कोई भी, आप तीन लोग हो, आपसे कोई गलत काम हो गया है, आप हो, सामने आपका दोस्त है यू, और तीसरा वो इंसान ही जो रोहन शोन है, जो अभी मौजूद नहीं है, तो आप तीनों मिलकर के एक काम करें और आपसे गलती हो गई, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए अच्छा इंसान आप क्या बोलते हो? आप ब्लेम नहीं लगाते। आजकल दुनिया कलयुग चल रहा है साहब, हम ब्लेम लगाते थे, अरे ये तो उसकी गलती थी, अरे ये तो उसकी गलती थी साहब, अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये तो साले ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूं साहब। वो जज के सामने बोलते ना, क्रिमिनल आता है जज के सामने, बता भाई तूने क्या गलती की तेरे? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरे काम किया, मैं तो बहुत इनोसेंट हूं साहब। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, लॉ छोड़िए साहब, ग्रामर हमको ये सिखाती है कि कभी भी कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो सबसे पहले आप उसको अपने ऊपर लो। तो जब कभी भी कोई गलत बात होगी, कोई मिस्टेक होगी, कुछ भी गलत वे में बोला जाएगा, तो सबसे पहले फर्स्ट मतलब आई आएगा कि आप अपने ऊपर ले रहे हो, फिर उसके बाद में यू आएगा, फिर थर्ड में ही, शी, इट आएगा बच्चा। अब देख लेते हैं, आई, यू एंड ही हैव मेड ए मिस्टेक। मैंने, तुमने और उसने ये गलती की है। अगर गलती से भी मैं इसको गलती से भी ये लिख दूं, ही, यू, ही एंड आई, स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा साहब। गलती से भी मैं ये नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे जो मीनिंग है वो पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, जनरल मीनिंग नहीं है, मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का मीनिंग है। तो यहां पे हमेशा सीक्वेंस लगेगा। सबसे पहले वो गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी, फिर तुमको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में उस इंसान को लेनी पड़ेगी जो अभी मौजूद है या चाहे नहीं है। आई एंड ही, अब काफी बार क्या होता है, जरूरी नहीं है बच्चा, कि जरूरी नहीं है कि कोई भी स्टेटमेंट में तीनों लोग मौजूद हो सकता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हो, आई एंड ही मौजूद हो। आप बात कर रहे हैं किसी इंसान से, बात किसी तीसरे इंसान से बोल रहे हो, तो बोला कि ये गलती किसने की, तो बोला मैंने और मेरे दोस्त ने, उसने ये गलती की। तो वो इंसान, सिर्फ दो लोग भी हो सकते हैं, कोई तीन आदमी भी ना हो, तो दो के केस में भी सीक्वेंस सेम चलेगा। आई एंड ही
सबसे पहले मुझे अपने ऊपर वो गलती लेनी पड़ेगी, फिर मैं ही डालूंगा। अगर यू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई के बाद में यू आता है लेकिन यू का जिक्र नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा फर्स्ट और थर्ड के पास में चल जाएंगे, सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू एंड ही सीक्वेंस चल रहा है बच्चा, यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, तुम्हें और उसको गलती की सजा भुगतनी चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगर गलती से भी मैंने ये लिख दिया ना बच्चे एग्जाम में, ही एंड यू, उसको और तुमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट कि जब नाउन प्रोनाउन प्लूरल सेंस में मीनिंग दे, जब प्रोनाउन, अभी तक तो हम सिंगुलर फॉर्म प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, अभी तक प्लूरल फॉर्म प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, और जब प्रोनाउन प्लूरल सेंस में मीनिंग दे तो सेम सिंगुलर मिस्टेक के सेंस में जो हमने पढ़ा था, आई जब कभी भी नेगेटिव बात होती तो हमने क्या सीक्वेंस पढ़ा था, सेम सीक्वेंस प्लूरल फॉर्म में भी होता है। प्लूरल फॉर्म मतलब जैसे कि आई का प्लूरल मैं हूं, आई में सिंगुलर फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म होता है वी, हम सब, ठीक है। तो इस तरह से प्लूरल फॉर्म यू का प्लूरल फॉर्म यू होता है, और ही शी इट का प्लूरल फॉर्म दे होता है। तो जब कभी भी प्लूरल फॉर्म के सेंस में आ जाए तो उसका भी सीक्वेंस वो ही रहेगा जो मिस्टेक का था। ही पहले आई आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। देखिए वी, अब आई का प्लूरल फॉर्म क्या है, आई नहीं आया है, लेकिन आई का प्लूरल फॉर्म, मैं का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हम सब, मे का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, हम सब, तो पहले वो आ गया, उसके बाद में तुम, सेकंड पर्सन आ गया, उसके बाद में दे, वो लोग। तो आई, वी, यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर, ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन प्लूरल फॉर्म की वजह से सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आया, फिर सेकंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया, एकदम सीक्वेंस में चला। तो अब इसके ऊपर एग्जाम में किस तरह से सवाल आए हैं वो देख लेते हैं। अब आप एक एक करके ये सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। सब लाइक और शेयर करें, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चे मुझे चाहिए जो मेरे बिहाफ पे बोले गुरुजी पढ़ाने में बिजी हैं, तो सबको मैं बोलूं भाई एटलीस्ट गुरुजी मेहनत करे, देखिए पसीने कहां से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बीड ऑफ स्वेट इज रोलिंग डाउन, बच्चा एसी भी नहीं लगी हुई है, तो थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट का टेस्ट है यहाँ पे। ही एंड यू आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, वह इंसान और तुम एक ही ऑफिस में काम करते हो, वह इंसान और तुम एक ही ऑफिस में काम करते हो। तो मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताया था, सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले आएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो इंसान जो आपके सामने खड़ा होता है, यू, थर्ड पर्सन ही शी इट, और आई मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहां पे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ही नहीं, तो उसके बारे में बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। बाकी के जो दो प्रोनाउन हैं, तो पहले यहां पे यू को बाद में रख दिया, ही को पहले ले आए, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा यू एंड ही आर वर्किंग टुगेदर, यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। गलत हो जाएगा अगर आपने एस को बोल दिया ही एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, आई एंड यू कैन डू दिस वर्क, मैं और तुम ये काम कर सकते हैं। सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन यहाँ पे ही शी इट है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। यू, वी एंड दे कैन परचेज द कॉम्प्लेक्स। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया जब प्रोनाउन प्लूरल सेंस में दे तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, सेम वो सीक्वेंस होता है जो मिस्टेक एक्सेप्ट करने के सेंस में होता है, आई, यू एंड दे। तो अब देख लेते हैं, आई का प्लूरल वी, तो सबसे पहले वी आएगा, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा उसके बाद में, तो यू, वी, यू एंड दे, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, करेक्ट सीक्वेंस इसका ये होगा। आई एंड ही विल बैक सॉरी फॉर दिस मिसकंडक्ट, गलती एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, और जब गलती हम एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले आई को लेते हैं, मैं लेता है,
उसके बाद में सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को लेते हैं, यू यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही को लेंगे, तो इसका सीक्वेंस सही है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन गलत है, उसके बाद में उसका सीक्वेंस सही है। फुल टाइम पास, यू आर टीचिंग टू गुड, ठीक है बच्चा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर अगर एक किसी भी स्टूडेंट को नहीं सिखा पाता तो उसको टीचर को बहुत बुरा लगना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि भले ही बातें कम करो, कोई सेंस नहीं बनता है, कमेंट कम पढ़ो, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करो एकदम सिंप्लीफाइड वे में। बच्चा किसी ना किसी दिन तो आपकी तारीफ करेगा कि नहीं यार ये टीचर आके एक टांग पे खड़ा होकर के हमको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं प्रोनाउन का। 4 केस लेंगे बच्चा, हम इसमें 4 केस लेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। 4 केस कौन कौन से लेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। अरे यार ये तो पूरा हिल गया, ये पूरा के पूरा हिल गया, ठीक है, ये क्लियर नहीं आ रहा ना, ये तो पूरा वही हो गया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑल अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मैं कोई नहीं, मैं आपसे ही डिस्कस कर लेता हूं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, फर्स्ट अभी सिर्फ हम इतना सा देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कोई नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं सब्जेक्टिव। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है एकदम लेमन लैंग्वेज में। मैंने बोला बच्चा अनुष्का लव्स विराट, ये है नाउन। अनुष्का लव्स विराट, अनुष्का विराट को बहुत प्यार करती है। अनुष्का लव्स विराट, विराट लव्स अनुष्का। विराट कोहली अनुष्का को प्यार करता है और अनुष्का विराट कोहली को प्यार करती है। जैसे प्रोनाउन में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है, वैसे ही नाउन में भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो नाउन वर्ब से पहले आता है उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं बच्चा, और जो नाउन वर्ब के बाद में आता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्यों आपके जीतू सर ने आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस नाउन का ज्यादा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं समझा? वो इस वजह से नहीं समझा क्योंकि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस नाउन का होगा ना, वो चेंज नहीं होता। विराट यहां पे जो ऑब्जेक्टिव केस नाउन था, ये जब सब्जेक्टिव केस नाउन का बनेगा तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ इतना सा चेंज है कि ये विराट पहले वर्ब के बाद था, इस वजह से वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन था। अब ये विराट सब्जेक्टिव वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस नहीं, नाउन के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इस वजह से हम उसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस बहुत डिफरेंट होता है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ही लव्स मी। इसका मीनिंग होता है मुझे तुमसे प्यार है, कुछ भी आप बोल सकते हो, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। तो ये जो वर्ड मुझे है ना, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं 2 तरीके से बोल पा रहा हूं, या तो आई बोल करके या मी बोल करके। दोनों का मीनिंग मुझे होता है। बहुत सारे स्टेटमेंट मैं आपको ऐसे दे सकता हूं जहां पे आई का मीनिंग भी मुझे होगा, मी का मीनिंग भी मुझे होगा। अब जब मेरे ही बारे में बात हो रही है तो मैं आई से भी दिखा सकता हूं और मी से दिखा सकता हूं। तो प्रोनाउन के केस में यही ग्रामेरियन ने सोचा था कि आई कहां आएगा, मी कहां आएगा, और यही से एग्जामिनर को क्लू मिला था कि एसएससी में सवाल कहां से आएगा। क्योंकि अगर बच्चे को यह ढंग से नहीं पता कि आई कहां आता है और मी कहां आता है, बच्चा सिर्फ वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होगा कि वर्ब के बाद में कुछ चीज आ गई तो वो वी होगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स में लूंगा ना आज, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स में लूंगा ना, कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से एडवांस तक ना क्लियर कर दिया ना बच्चा, तो देखने की कोशिश करना। इस क्लास के बाद में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में एक सिंगल डाउट बच गया ना, तो आप बताना कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया। तो ये जो मुझे है ना बच्चा, ये जो मुझे है, ये 2 बार मैं उसको दिखा सकता हूं, या तो मैं आई से भी दिखा सकता हूं या मी से भी दिखा सकता हूं। अब इसी चीज को पढ़ने के लिए कि ये कहां आएगा, हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज का से नहीं पढ़ेंगे कि मुझे आ गया तो आई लगा दो या मुझे आ गया तो मी लगा दो। हिंदी लैंग्वेज से नहीं पढ़ेंगे, इसको ग्रामर के एक्चुअल कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं कि ये कहां आता है, ठीक है। ये कहां आता है, ये फिर से देखो, ये कोई नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि आई है, जैसे विराट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस विराट कोहली ही था, चाहे वो वर्ब के बाद में था, लेकिन यहां पे ये नहीं होता। आई का सब्जेक्टिव केस मी हो, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है।
यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है। ही शी इट, ही शी इट, इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही शी इट को हम कैसे लिख सकते हैं? दे, ठीक है, दे प्लूरल किस वे में कैसे दिखा सकते हैं? दे, ठीक है। तो अब कहां पे कौन सा केस आएगा? दे का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस देम, सॉरी, दे का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। तो कौन सी चीज कहां पे हम यूज करेंगे? दे, कौन सी चीज को हम कहां यूज करेंगे? दे को कहां यूज करेंगे? देम को कहां यूज करेंगे? यू को कहां यूज करेंगे? कहां पे आई एंड मी आएगा? बस वही कॉन्सेप्ट डिस्कस हम करते हैं एक एक करके सारे। तो डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया बच्चे, बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा, धैर्य रखना, एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे, बस क्लास में बने रहना। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन ये तो हमने क्लियर कर दिया। यहां से हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर एग्जाम किस तरह से सवाल डालता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के साथ में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में क्या डिफरेंस होता है। इसमें प्रीपोजिशन में हमने बट, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है। ये सारी की सारी चीजें, प्रीपोजिशन भी होती है, वर्ब भी होती है, कंजंक्शंस भी होती है, और उसके बाद में कौन सा केस आता है वो सारे केसेस अभी आज जस्ट हम कवर करेंगे। मेन वर्ब आ जाएगी तो उसके बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट के बाद में, लेट जो वर्ब होती है उसके बाद में उसके सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री कभी भी एज या देन आ जाए तो उसके बाद में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में बी वर्ब, बी की वर्ब्स मतलब जो हमने टेंसेस में पढ़ा कि सिर्फ इज एमआर आ जाए तो उसके बाद में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीपोजिशन का केस ले लेता हूं, ठीक है। एक प्रीपोजिशन है लिसन टू मी। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन में यही डिफरेंस होता है बच्चा। यहां पे मैंने बोला अगर मेरे को ये बोलना है लिसन टू रवि, रवि को सुनो, और ये रवि एक नाउन है तो इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने एक प्रोनाउन लगा दिया तो यहां पे लिसन टू आई भी हो सकता था, लिसन टू मी भी हो सकता था, लेकिन मैंने लिसन टू मी क्यों लिखा? क्या रीजन है? क्योंकि एक ही रीजन है कि कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू, एट, इनटू, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती है। तो जब कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए तो वो हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेगी, जो हमने डिस्कस करा आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। और इसी वजह से हम बार बार एक लाइन बोलते हैं कि प्रीपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तलाश होती है। प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन होगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिया जाएगा। लुक एट देम, अब यहां पे मैं चाहता तो दे भी बोल सकता था ना, उनको देखो, उनको देखो, तो दे नहीं बोला मैंने, देम बोला। वो इसी वजह से बोला क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो एट है ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेती है। अगर नाउन को बोलूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन बच्चों को देखो, या तो मैं बोल दूं लुक एट द स्टूडेंट्स, या फिर मैं इतना सा बोल दूं लुक एट देम। तो यहां पे देम इस वजह से आया क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेती है। आई रोट ए लेटर टू हिम, यहां पे टू हिम की जगह में टू ही नहीं कर सकता क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है। ही, शी, ही का सब्जेक्टिव केस मैंने ये कवर नहीं किया था, ही का सब ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। वो इसी वजह से क्योंकि यहां पे ये प्रीपोजिशन आ गई और इस प्रीपोजिशन ने ही मुझे बता दिया कि ये प्रोनाउन जो भी आएगा ना सर उसका वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहां पे ही नहीं आएगा। इस प्रीपोजिशन की वजह से अगर नाउन शाम होता ना तो आप इस शाम को बदल ही नहीं सकते, चाहे इसको सब्जेक्ट बना लो चाहे ऑब्जेक्ट बना लो। ही डिपेंड्स टू मच ऑन हिम, ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बोला कि प्रीपोजिशन कभी भी कोई सेंटेंस में आ जाती है तो वो हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेती है। आई गो टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, हिम या राम, ये मैंने 3 तरह के केस लिखे हैं। आई गो टू स्कूल विथ हिज ब्रदर बोल दो अगर आप स्पेसिफाई पोजीशन दिखाने के सेंस में बोल रहे हो। विथ आ गया यहाँ पे प्रीपोजिशन, या फिर आपको सिर्फ प्रोनाउन दिखाना है, आपको स्पेसिफाई पोजीशन नहीं दिखाना तो हिम बोलना पड़ेगा, ही नहीं बोल सकते। और अगर आप नाम लेकर के बोलना चाहते हो, नाम लेकर के, तो राम आप बोल ही सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
तो अब इसके ऊपर एग्जामिनर ने सवाल कैसे पूछे हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके। इससे हमने ये डिस्कस किया कि कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गई ना बच्चा, कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गई तो वो हमेशा, सॉरी गलत मैंने मार्क कर रखा, वो हिल गया, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगी, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं लेगी प्रीपोजिशन सेंटेंस में आ गई तो। अब ये देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट फॉर। ये जो एक्सेप्ट फॉर जो है ये एक प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको, कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। या तो एक्सेप्ट फॉर बोल करके लिख सकते हो या सिर्फ एक्सेप्ट लिख सकते हो, दोनों ही एक ही बात है बच्चा। सिर्फ फॉर लगा करके मैंने इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाने की कोशिश की है, तो ओनली लाइक दे रहे हैं, लाइक करते रहना बच्चे। सिर्फ मैंने फॉर लगा करके इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन देने की कोशिश की है, बाकी ये एक्सेप्ट को एक्सेप्ट फॉर या कुछ भी लगा दो, दोनों प्रीपोजिशन होती है। अब इस एक्सेप्ट के साथ में मैंने आई लगा दिया तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मैंने को क्या लिखना पड़ेगा, नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट फॉर मी, मेरे अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा बोलना मैं आई से भी बोल सकता था और मी से भी बोल सकता था, इसी वजह से हम ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं कि मेरा आप आई से भी बोल सकते हो, मी से भी बोल सकते हो। तो कहां पे आप आई से बोलोगे, कहां से मी से बोलोगे, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में आ गई तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नो वन कैन हेल्प यू बट फॉर मी। बट का मतलब होता है, बट दो तरीके से यूज किया जाता है बच्चा, बट का दो तरीके से यूज किया जाता है। बट होता है प्रीपोजिशन और बट होता है कंजंक्शन। बट फॉर मी, यहां पे बट फॉर के आगे सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट आया, कोई वर्ब नहीं आई है, तो उससे मैं इसको प्रीपोजिशन मानूंगा। और प्रीपोजिशन मानते ही मेरे को ये पता चल गया कि इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे मी आएगा, आई वाला गलत हो गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का बहुत बहुत यूनिक वे में क्लियर हो। कुछ के यूनिक एग्जांपल ले लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जांपल है, ठीक है। कुछ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द मैन पुल्ड अ ब्लैंकेट ओवर द चिल्ड्रन, एक आदमी ने एक ब्लैंकेट को खींचा बच्चों के ऊपर। ये ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद में एक नाउन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चिल्ड्रन आ गया तो चिल्ड्रन को तो रहने दो ना, ये तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन, सॉरी प्रॉपर नाउन मतलब एक नाम है, कॉमन नाउन है, तो ये कॉमन नाउन है तो उसको रहने दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद में वी है ना भाई, इसके बाद में ये जो वी है ये तो प्रोनाउन है ना, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। वी तो सब्जेक्टिव केस होता है ना बच्चा, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हमको लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इस वजह से ये गलत हो गया था ऊपर वाला। रोहन लाफ्ड एट ही एंड आई। अब देखिए लाफ के बाद में आपने सिर्फ इतना सा देखा, ये प्रीपोजिशन है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लाइक करने में कमी नहीं बच्चा, प्लीज, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब मैंने बोला शी लाइक्स हर कॉलेज, ठीक है, शी लाइक्स हर कॉलेज मतलब उसको अपनी कॉलेज बहुत पसंद है, किसी भी एंगल से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यहां पे ये जो लाइक है ना बच्चा, ये वर्ब है। यहां पे ये जो लाइक है ये वर्ब है कि उसको कॉलेज जाना, कॉलेज पसंद है, तो यहां पे लाइक जो है ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन लाइक जो होता है बच्चा वो प्रीपोजिशन भी होता है। शी लाइक आई, वह मेरी तरह इंटेलिजेंट है, तो ये जो बोलते हो ना आपकी मेरी तरह या मेरी तरह, तो वह वो लड़की मेरी तरह इंटेलिजेंट है। तो यहां पे ये जो लाइक है, मेरी तरह दिखाना, जब कभी भी आप दिखाओगे मेरी तरह, उसकी तरह, तो दिखाने की कोशिश करोगे, तो वहां पे लाइक का जो यूजेस आएगा, तो उसके बाद में जो भी प्रोनाउन का केस आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक क्या बन चुका है, प्रीपोजिशन बन चुका है, तो यहाँ पे इसका केस कौन सा आएगा, शी लाइक मी इज इंटेलिजेंट होगा। शी लाइक मी इज इंटेलिजेंट एग्जैक्टली सही होगा। आप यहाँ पे आई मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही शी लुक्स लाइक मी, ठीक है, वह मेरी तरह दिखता है, शी लुक्स लाइक मी, मेरी तरह, उसकी तरह, तो यहां पे भी लाइक जो है बच्चा वो प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में मैंने इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, सही है। लाइक और अनलाइक ये कभी भी सेंटेंस में आ जाए तो अनलाइक भी होता है, तब वो प्रीपोजिशन भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है,
किसी की तरह दिखाएगा तो वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, और वर्ब बनेगा तो उसके साथ में एस या ईएस जो भी वर्ब का फॉर्मेशन होता है वो आएगा। आई केम टू द ऑफिस बट शी लेफ्ट। अभी मैंने आपको बोला कि बट के एक प्रीपोजिशन भी होता है और बट कंजंक्शन भी होता है। जस्ट इससे पहली वाली स्लाइड में हमने एक बट का एग्जांपल लिया था, जस्ट इससे पहले वाली, नो वन कैन हेल्प यू बट फॉर आई। कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, बट लगा दो, अगर बट ना लगाओ, फॉर ना लगाओ तो भी आप ये बोल सकते हो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मुझको छोड़ करके, बट फॉर आई। तो इस आई के बाद में आगे कोई वर्ब नहीं थी, इस आई पे ही सेंटेंस खत्म हो गया था, तो इस वजह से ये बट को हमने प्रीपोजिशन मान करके उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया था। लेकिन जहां पे बट के बाद में सब्जेक्ट आया और उसके बाद में वर्ब आई है, साहब सब्जेक्ट के बाद में प्रॉपर वर्ब आई है, तो अब ये बट जो है ये कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन का मतलब ही होता है दो सब्जेक्ट या दो स्टेटमेंट को जोड़ना, दो सब्जेक्ट या दो स्टेटमेंट को जोड़ने की चीज को कंजंक्शन बोलते हैं। तो शी के बाद में आगे लेफ्ट आ गया, तो इस वजह से यहां पे मैं मी नहीं कर सकता क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। अगर प्रीपोजिशन होता आगे ये वर्ब नहीं आती तो मुझे इसको मी कर देता। ठीक है, बहुत सिंपल वे में लेके चल रहा हूं। ठीक है, दूसरा केस हम प्रोनाउन का पढ़ते हैं, वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है वर्ब प्रोनाउन का। वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस कैसे डिसाइड होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से। कोई भी सेंटेंस होता है बच्चे, हमने बचपन से पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल नाउन और प्रोनाउन दोनों से समझाता हूं। रोहन एंड आई लव सीता। अगर मैं यहां पे सिर्फ नाउन को यूज करके सेंटेंस लिखता हूं तो रोहन लव सीता, ये इतना सा मैं बोल करके सेंटेंस खत्म कर सकता हूं। मुझे ना कोई सब्जेक्ट से लेना देना, ना कोई ऑब्जेक्ट से लेना देना। लेकिन अगर मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया, रोहन की जगह मैंने आई यूज कर लिया और सीता की जगह मैंने शी या हर यूज कर लिया, तो अब यहां पे मुझे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दिखाना पड़ता है। तो सबसे गोल्डन रूल नंबर 1 बच्चा, वर्ब से पहले जब कोई भी चीज आती है, वर्ब से पहले अगर नाउन आ गया तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन आया कोई भी, तो उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। आप गलती से भी इसको मी लव्स सीता नहीं लिख सकते या हर नहीं लिख सकते। यहां पे आपको इस वर्ब से पहले जो भी प्रोनाउन लिखना पड़ेगा 99.99% आपको वो सब्जेक्ट केस ही लिखना पड़ेगा। 0.1% बहुत सारे कुछ एक्सेप्शंस है जो कैट एग्जाम, टॉफल, जीआरई, जब मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं तो पढ़ाता हूं। एसएससी के तो बस की भी नहीं है उस लेवल तक ये हम लोग पढ़े। सब्जेक्टिव केस होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एसएससी के बस की नहीं है कि हम लोग वहां तक ये पहुंचे। कैट, टॉफल या जीआरई में वो एक्सेप्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हम आप चाहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बट ये बात गांठ बांध लो कि वर्ब से पहले जो भी केस आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, और इस वर्ब के बाद में जो भी केस आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अब ये तो ग्राम बाण हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, खुशी। इस वजह से यहां पे आई होगा और यहां पे वर्ब के बाद में हर आएगा। इसको गलती से भी शी मत लिख देना बच्चा। खुशी लव्ड रोहन एंड जितेंद्र। खुशी, अगर मैंने प्रोनाउन यूज ही नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शाह। खुशी जितेंद्र और रोहन से प्यार करती थी, तीनों वर्ड मैंने नाउन लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसको जगह पे मैंने प्रोनाउन लिख दिया शी, तो सब्जेक्टिव केस है तो यहां पे शी आएगा। गलती से भी हम इसको हर नहीं कर सकते, वर्ब से पहले आया है। और उसके वर्ब के बाद में अगर आया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो प्रोनाउन का केस भी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। इस वजह से यहां पे ही नहीं आया, हिम आया, और इस वजह से यहां पे आई नहीं आया, मी आया। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देंगे। ठीक है, कुछ पहले हम केस नंबर 3 ले लेते हैं बच्चा। केस नंबर 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट केस है। थर्ड वन केस, कंपैरेटिव डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बच्चा। एग्जामिनर ने किस तरह से इसके ऊपर सवाल पूछे आपको मैं बताने की कोशिश करूं, बस सब्र बना के रखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा।
अब देखिए इसमें बच्चा बहुत कॉन्सेप्ट से बच्चा करने की कोशिश करता है, कंफ्यूज घूमता रहता है। अब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आया है जो एग्जामिनर पूछता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को बच्चा मैं आपको बताऊंगा ना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इस ग्रामर के साथ में खेलोगे आज, कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि हमने अक्सर जनरल में पढ़ लिया कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में। ये केस पढ़ने के बाद में मैं बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में घूमता हुआ देखता हूं। तो आज मैंने जो केस आपको जिस तरह से समझाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ही इज बेटर देन मी। कोई इंसान बोलता है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी बोलता है ही इज बेटर देन मी, ठीक है। किसी बिलियनर की बात हुई तो उससे जो बड़ा इंसान है रतन टाटा के लिए बोलता है यार ही इज बेटर देन मी। रतन टाटा बोलता है नो यार आई एम नॉट बेटर देन यू। मुकेश बोलता है नहीं, नो ही इज बेटर देन मी। बहुत लोग बोलते हैं, यूएस में, अमेरिका में इनफॉर्मल इंग्लिश में हमेशा से ये लिखा जाता है, हमेशा से जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हुए हिचकिचाते नहीं, ये लाइन बोलते में यू आर बेटर देन मी बोल देते हैं हम। ये जो यू आर बेटर देन मी होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हो तो बोला जाता है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, और आप फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हो जो एसएससी फॉलो करता है ब्रिटिश इंग्लिश, आप लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट है, तब आपको वहां पे बोलना पड़ेगा ही इज बेटर देन आई। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको ग्रामर की बुक ये सिखा देती है साहब कि एज, देन या द का केस जब कभी भी आ जाए कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री के सेंस में जब कभी भी मुझे स्टेटमेंट बनाना हो, तो कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन इक्वल थिंग्स, अनइक्वल थिंग्स कांट बी कंपेयर्ड। कंपैरिजन जो होता है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। शी इज एज टॉल एज मी, सर ये हमने तो बहुत सारे देखा। अब जीतू सर के कॉन्सेप्ट से आप पढ़िएगा, ठीक है। कहीं पे भी आपको डाउट हो ना बच्चा तो मुझे बता देना, पेन रख दूंगा मैं, आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा, मुझे बताना, ठीक है। जेन्युइनली मुझे बताना, इतना सिंपल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बच्चा मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे, यू आर स्मार्ट, ठीक है, यू आर स्मार्ट, शी इज स्मार्ट। तुम भी स्मार्ट हो और वो भी स्मार्ट है, वो लड़की भी स्मार्ट है यार, और तुम भी स्मार्ट हो, ठीक है। यू आर स्मार्ट एंड शी इज स्मार्ट, तुम भी स्मार्ट हो और वो लड़की भी स्मार्ट है। अब मैं बोला यार ये 2 स्टेटमेंट जो आपने बोले ना जीतू सर, इनको एक स्टेटमेंट बना दो और एक तरीके से लिख दो कि वो भी स्मार्ट है और मैं भी स्मार्ट हूं। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट क्यों बनाया जीतू सर? वो भी स्मार्ट है क्योंकि वर्ब से पहले आया सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये 2 स्टेटमेंट मत बोलो जीतू सर, एक ही स्टेटमेंट बना दो कि वो भी स्मार्ट है मैं भी स्मार्ट हूं। तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? यू आर एज स्मार्ट एज शी इज। स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? यू आर एज स्मार्ट एज शी इज। अब एग्जामिनर हम क्या करते हैं बच्चा, यहां पे हर पढ़ लेते हैं, यू आर एज स्मार्ट एज हर, और इस हर को गलत सही बोल देते हैं। लेकिन आप ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे भी एक स्मार्ट वर्ड था और यू आर स्मार्ट ये भी एक सेंटेंस था, शी इज स्मार्ट ये भी एक सेंटेंस था। दोनों सेंटेंस को मैंने बनाया तो सब्जेक्ट की जगह पे ही आएगा ना साहब। तो हर कैसे आ जाएगा? हर तो आ ही नहीं सकता। इस वर्ब से पहले हर कैसे आ सकता है? इस वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट वाला केस ही आएगा। मैंने तो दोनों स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट बना के लिखा है। यहां पे अगर हर स्मार्ट हो क्या, यहां पे हर स्मार्ट नहीं था, यहां पे तो शी इज स्मार्ट ही था, और मैंने वही तो सेंटेंस यहां पे बनाने की कोशिश की है। तो वही तो सेंटेंस मैंने यहां पे बनाने की कोशिश की है जिसको मैंने लिखा यू आर एज स्मार्ट एज शी इज। अब ग्रामेरियन ये बोलते हैं कि साहब आपको ये हेल्पिंग वर्ब देने की जरूरत नहीं है, ये एक ही स्टेटमेंट से आपने दिखाने की कोशिश की। आप आगे चाहो तो इज लगाओ, वरना ये शी लगा करके भी स्टेटमेंट को छोड़ दो। बहुत आसान हो गया, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। यू आर एज स्मार्ट एज शी। अब मुझे यहाँ पे ये लॉजिक पता चल गया क्योंकि हर यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट से मिलकर के एक स्टेटमेंट बना है।
और पहले वाले स्टेटमेंट दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी तो यहाँ सब्जेक्टिव केस था, तो मुझे जब एक ही स्टेटमेंट बनाया तो मुझे सब्जेक्टिव केस ही डालना पड़ेगा ना बच्चा। बहुत अच्छा, एक सेंटेंस, ठीक है। अब इसको दूसरी तरीके से मैं बनाना चाहूं, एक तो मैंने एज एस करके बना दिया, अब दूसरे को मैं कंपैरेटिव डिग्री में बनाना चाहूं, यू आर स्मार्टर देन, यू आर स्मार्टर देन हर लिख देता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसमें पहले वाले स्टेटमेंट तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि तुम भी स्मार्ट हो वो भी स्मार्ट है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में ये देखने की कोशिश की थी, ये वाला यू वाला नाराज हो गया, बोला अरे जीतू सर क्या बात कर रहे हो, टैलेंट पे शक मत करो, वो कुछ नहीं लगती मेरे सामने, मुझे ज्यादा स्मार्ट बनाओ जीतू सर, वो कुछ नहीं लगती मेरे सामने, वो साला 10 बार 5 बार में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी, यहाँ पे मैं आपसे क्लास लेता हूँ एक ही बार में क्लियर कर पाऊंगी, तो मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम ज्यादा स्मार्ट हो, तो मैं उसको एज एस ना दिखा करके कंपैरेटिव डिग्री में दिखा देता हूं। अब जब मैं कंपैरेटिव डिग्री में दिखाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे, हमको पता है कि इसका एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री मुझे ईआर लगानी पड़ेगी, ये स्मार्ट वर्ड दोनों में कॉमन था, तो मैंने इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना दी स्मार्टर, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मुझे देन की जरूरत होती है, इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में मुझे देन चाहिए, उसके बिना कंपैरेटिव डिग्री बनेगी नहीं। तो बेसिकली मैंने वर्ड तो 2 ही एक्स्ट्रा ऐड किए हैं यहाँ पे तो सिर्फ मैंने ER ऐड किया और देन ऐड किया और एक नया स्टेटमेंट बना दिया जिसमें मैंने यू को ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की और हर को कम स्मार्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन ये 2 स्टेटमेंट बने कैसे हैं साहब, ये 2 स्टेटमेंट ये नहीं लगते आपको सेम, यू आर स्मार्ट एंड शी इज स्मार्ट। यहां पे स्मार्ट तो मैंने उठा करके ऊपर रख दिया, कंपैरेटिव डिग्री ऊपर रख दी है, यू आर स्मार्टर देन शी इज, ये स्टेटमेंट तो यहीं से है, इस स्मार्ट को तो मैंने उठा करके यहां पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज कर दिया जो कॉमन हो गया, बाकी स्टेटमेंट तो यही है ना भाई, यू आर स्मार्टर देन शी इज। जब ऊपर ही हर नहीं था तो मैं यहां नीचे हर कैसे ला सकता हूं, नहीं ला सकता, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ऊपर ही हर नहीं था तो मैं नीचे हर नहीं ला सकता, मुझे नीचे भी शी इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये दोनों एग्जांपल हमने डिस्कस किया, आई एम स्ट्रॉन्ग ही इज स्ट्रॉन्ग, सेम ऐसे ही बना दो दोनों स्टेटमेंट को, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज। अब आप खुद बोलेंगे सर समझ में आ रहा है, हिम नहीं आएगा यहाँ पे, ही इज आएगा, या फिर इज नहीं भी लगाओ तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही लगाऊंगा मैं। यहाँ पे हिम क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सर ये 2 स्टेटमेंट में, पहले वाले सेकंड स्टेटमेंट में हिम था ही नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट को उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जब यहाँ पे ही हिम नहीं था तो मैं यहाँ कैसे लगा सकता हूँ, खत्म बात सर। तो ऐसे कभी भी स्टेटमेंट को आपको बनाना हो ना तो इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ आसान हो जाएगी। आई एम स्ट्रॉन्ग ही इज स्ट्रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट तो इस इंसान ने बोला मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, तो वही स्टेटमेंट बना दो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही इज, खत्म बात। इस रखो ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इतना सा स्टेटमेंट बना दो, यहां पे हिम मत करना क्योंकि ऊपर ही हिम नहीं था साहब, तो आप नीचे हिम कैसे लेके आ सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चे, ठीक है, ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। आई लव यू मोर देन हिम, आई लव यू मोर देन हिम। बच्चे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, ठीक है। सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डांस करो ना प्लीज। चिकनी चमेली समझ रखा है क्या, चिकनी चमेली आई नहीं है तो मैं डांस करूं, है चिकनी चमेली समझ रखा है क्या, है थोड़ा सा डांस करो, ठुमका लगाओ ना सर, मनोरंजन करो ना हमारा, है मतलब पसीने से लथपथ भी हो जाओ, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करो, लाइक शेयर के लिए शेयर भी मत करो, टीचर से डांस भी करवा दो तुम्हें, मतलब तुमको गाय भी ऐसी चाहिए जो चारा भी कम खाए, दूध भी ज्यादा दे, साला रख रखाव का खर्चा भी ना हो, ऐसी गाय चाहिए तुमको, है ऐसी गाय चाहिए तुमको। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि बेटा गाय लेके आए ना तो ऐसी लेके आना जो दूध कम दे, दूध ज्यादा दे, चारा कम खाए, रख रखाव का खर्चा नहीं हो और बेमतलब में बार बार बीमार ना पड़े और मनोरंजन करवाती रहे बच्चे का। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनका भी मनोरंजन करवाती रहे। तो इस तरह की गाय हम सोचने की तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्लीज वन टाइम
ठीक है, तो मारवाड़ी लोगों की तरह मत बनो, वो हम ही है यार। हम तो भगवान से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारी मम्मी जी बोलती है, मेरी माता जी मुझे एक शब्द बोलती है कि बेटा जब तुझे भगवान से एक चीज मांगनी हो ना, 4-5 चीजें मांगनी हो, तो तू 4-5 चीजें बोल करके भगवान को ये मत बोला कर कि मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। तुझे तेरे बच्चे की हेल्थ मांगनी है, तुझे तेरे बच्चा की खुशी मांगनी है, तुझे तेरे माँ बाप की हेल्थ मांगनी है, तुझे तेरा करियर मांगना है, तुझे भगवान से पैसे मांगना है, अगर तुझे 3-4 चीजें अलग अलग तरीके से मांगनी है, तो बस भगवान को एक ही लाइन बोल दे यार कि भगवान मेरी एक ही विश है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखूं। अब तूने बस ये बोल दिया कि मेरे पोते को सोने की खाना थाली में खाते हुए देखूं, मतलब तेरी शादी की तूने विश मांग ली, तेरे बेटे होने की तूने विश मांग ली, तेरे बेटे के बेटे होने की विश मांग ली, और सोने की थाली की विश मांग ली, मतलब तूने अमीर होने की भी विश मांग ली। ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से ना, आई विल गिव एज मेनी बुक्स एज ही विल। ठीक है, तो ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, आई लव यू मोर देन हिम। अब ये स्टेटमेंट को मैं कैसे बना सकता हूं? ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं कैसे बना सकता हूं? यहाँ पे एक और इंसान आ गया। ठीक है, अभी तक एक इंसान नहीं मौजूद था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंसान थे, लेकिन जब एक चीज और आ गई तो उस स्टेटमेंट को मैं कैसे बनाऊंगा? सेम कुछ नहीं, स्टेटमेंट को तोड़ दो, जैसे मैंने आपको बोला था आई लव यू, यहाँ पे एक यू अलग से आ गया। पहले वाला अभी तक जो हमने स्टेटमेंट देखे हैं उसमें 2 ही नाउन 2 ही प्रोनाउन के केस थे, तीसरा वाला नहीं था। यहाँ पे तो ये तीसरा वाला भी टपक गया ना भाई। कुछ नहीं, हम स्टेटमेंट को तोड़ेंगे, जीतू सर ने सिखाया। ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट से बनकर बना है, आई लव यू, आई लव जो तीसरा इंसान है, पहले सब्जेक्ट को रख दो, उसके बाद में जो वर्ब है उसको रख दो, उसके बाद में जो तीसरा वाला इंसान है इसको रख दो। ठीक है, जब आपने इसको रख दिया आई लव यू, ये आपने इसको रख दिया, तो अब आपको पता है ये लव क्या है? ये लव वर्ब है ना। ये लव जो वर्ब है, तो मैंने अभी आपको सेकंड केस बताया कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। आई लव यू, आई लव हिम, तो ये 2 स्टेटमेंट से मिलकर के ये स्टेटमेंट बना है। आई लव यू, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए मैंने मोर देन दिखा दिया। आई लव यू मोर देन आई लव हिम। आई लव हिम को मैं चाहूं तो दिखाऊं, चाहूं तो नहीं दिखाऊं, तो यहां पे ही हिम सही होगा, क्योंकि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। आई लव यू मोर देन आई लव हिम, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा था। पहला स्टेटमेंट था आई लव यू, दूसरा स्टेटमेंट था आई लव हिम। ठीक है सर, बताइए किसने रिदम को डिस्टर्ब किया? अरे बहुत लोग हैं यार, रिदम को डिस्टर्ब बहुत लोग करते हैं। ठीक है, हम दोनों ही सकते हैं। आई लव यू टू सर। ठीक है, तो रिदम को डिस्टर्ब कर दिया, इस वजह से मैं रिदम को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छे चल रहे थे हम, तीसरे केस के ऊपर चल रहे थे। बच्चा सिर्फ एक टीचर या फिर अपना मतलब तुमको आपको पढ़ाना होता ना, तो बोलता 10 बज गए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर मैंने हमेशा से जब पढ़ाया तो पूरा पढ़ाया। कॉन्सेप्ट आज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस का खात्मा करेंगे। आई लव यू मोर देन हिम, तो ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट से मिलकर बना। पहला स्टेटमेंट है आई लव यू, दूसरा स्टेटमेंट है आई लव हिम। यहां पे आप ही इस वजह से नहीं लगा सकते थे क्योंकि वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ता है, इस वजह से यहां पे हिम आया। अब ये जो 2 स्टेटमेंट, इन 2 स्टेटमेंट को मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा करके कैसे लिखूंगा? आई लव यू मोर देन कंपैरेटिव डिग्री, आई लव यू मोर देन आई लव हिम। अब चाहूं तो मैं आई लव को इस कंपैरेटिव डिग्री में दिखाऊं ना दिखाऊं, क्योंकि आई लव ऑलरेडी आ चुका है, इस वजह से मैं इसको नहीं दिखाता और सीधा ही हिम लिख देता हूं, इस वजह से यहां पे ही नहीं आएगा। ठीक है, आई शैल गिव यू एज मेनी बुक्स एज हिम, पहला स्टेटमेंट लिख दो भाई सीधा के सीधा। आई शैल गिव आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। आई शैल गिव यू मैनी बुक्स, पहला स्टेटमेंट लिख दिया साहब। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? आई शैल गिव हिम। अब ये हिम क्यों आया? क्योंकि गिव क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या आता है साहब? अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। आई शैल गिव हिम बुक्स, यहाँ पे ही नहीं आ सकता था ना, क्योंकि गिव के बाद में ही नहीं आ सकता, तो ही को एक्स्ट्रा बैगेज को हटाओ, हिम सही है। इतना सिंपल वे में कॉन्सेप्ट बताया। ये जो बच्चे घूमते रहते हैं ना, भटकते रहते हैं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ में, अरे 2 स्टेटमेंट बना लो यार, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है बच्चा, लाइक करते रहना, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना, शेयर करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं।
यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, लास्ट एंड फाइनल केस बी का केस। ये बी क्या होता है बच्चा, ये बी एक वर्ब होती है, हमने टेंस में पढ़ा था, ये इसकी बेस फॉर्म होती है, ये हर उस वर्ब की तरह काम करती है। जैसे कि मैंने उस दिन एग्जांपल में बताया था, ईट है, ये ईट जो है ये बेस फॉर्म इसका ईट ही होता है। फर्स्ट फॉर्म अगर इसका मैं बोलूंगा तो वो ईट और ईट्स दोनों होता है। आप बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म भी ईट होता है, बिल्कुल होता है, ईट तो बेसिक फॉर्म होता है ना। ये फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ईट्स आता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ईट खुद आता है। उसके बाद में सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, आईएनजी फॉर्म ईटिंग, आईएनजी फॉर्म क्या होती है ईटिंग। सेम वैसे ही बी की जो होता है बी, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, बी इसकी खुद एक फॉर्म होती है, और बीन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, जैसे ईटन थर्ड फॉर्म था, और ईटिंग इसकी फोर्थ फॉर्म जिसको हम जिरंड या पार्टिसिपल के रूप में जानते हैं, तो फोर्थ फॉर्म जो उसकी होती है वो बीइंग होती है। ये कभी भी जब भी बी की वर्ब मेन वर्ब बन जाए, मेन वर्ब क्या होता है पहले जैसे मैं आपको बताता हूं, ही इज डांसिंग, यहां पे ये बी जो है बच्चे ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है। लेकिन मैंने इतना सा लिख दिया ही इज डांसर, ही इज ए डांसर, तो अब यहां पे कोई वर्ब नहीं है बच्चा, तो ये बी खुद मेन वर्ब बन गया। इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते, इस स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलेंगे, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर आ गई, और इज एम आर हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को सिंपल टेंस में बोलते हैं। अब देख लेते हैं भाई साहब, इट वॉज मी हु सपोर्टेड यू इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ये मैं था जिसने तुमको बहुत ही मुश्किल हालात में तुम्हारी मदद की थी। इट वॉज आई हु सपोर्टेड यू इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब गलत क्यों हो गया, देखिए इट से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो इट या दिस से, तो वो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाता है। ये मैं था, ये मैं था जिसने वो काम किया था, तो हमेशा वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट हमेशा काम करता है। वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट तो वो डूअर होगा, ठीक है, वर्ब से पहले आता है एक्टिव सेंटेंस से तो वो डूअर होता है। तो ये मैं था, तो अभी पहले सब्जेक्ट का हम मेंशन करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, भले ही वर्ब आपको दिखने में दिख रही हो लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया है अभी तक। अगर ये ऑब्जेक्ट आप इसको मान लोगे तो मुझे ये बताओ सब्जेक्ट कहां है, तो इसको सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट मान ही नहीं सकते इस स्टेटमेंट में, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं आया है। तो इस वजह से ऐसे फॉर्मेट में कभी भी आ जाए जहां की बी की वर्ब अकेली ही मेन वर्ब हो, उसके आगे कोई वर्ब नहीं हो, तो उस केस में हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा जाता है। मी गलत हो जाएगा, आई होगा, दैम गलत हो जाएगा, दे होगा, ठीक है, दैम गलत हो जाएगा, दे होगा। अब इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं बच्चा, किस तरीके से एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट हम एक बार करके सारा देख लेते हैं, ठीक है। नॉक नॉक, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेरे घर पे नॉक नॉक हुआ, नॉक नॉक, तो मैंने बोला कौन है भाई, कौन है जो इस अंधेरी रात तूफानी रात में, ठीक है, इस घोर सन्नाटे में नॉक नॉक कर रहा है। तो उसने बोला, मैंने बोला हु इज देयर, ये हु भी है जो भी प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वहां पे कौन है। अक्सर हम बोलते हैं इट इज मी सर, ये मैं हूं। अरे मैं हूं, मरिया करम फूटे तुम्हारे, अभी तो तुम मी बना दिए खुद को साले ससुरे, यहाँ पे आई नहीं आएगा क्या, तुम मी कैसे बन गए, तुम ऑब्जेक्ट कैसे बन गए, तुम ही तो अभी सब्जेक्ट हो जिसको मैंने देखा है अभी, और किसी इंसान को मेरी आंखों से मैंने देखा नहीं है ना प्रभु। मन नहीं रहा था, बस 11 बजे करूंगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इट इज आई आएगा, मी नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से गलत हो जाता है। Who do you think did it? तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया। It could have been her. It could have been her. हम क्या बोलते हैं, it could have been her, कोई भी वर्ब नहीं है बच्चा, इट कुड हैव बीन हर, तो इट कुड हैव बीन शी आएगा। इस तरीके से भी आप स्टेटमेंट को बना सकते हो। उसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आप चाहें तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम क्लियर करें। लेकिन बच्चे शेयर तो कर नहीं रहे हैं, लाइक कर नहीं रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे जेन्युइनली कर रहे हैं, तो टीचर क्यों अपना पसीना खून पसीना एक करे भाई, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है यहाँ,
मिस्टर रॉकस्टार, फॉग चल रहा है बच्चा, अभी फॉग चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है वो नहीं पता, ठीक है। सर मुझे नहीं पता ये किसने किया, क्या किसने किया, ठीक है। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखें नीचे क्या कमेंट है। आई लव यू मोर देन हिम ऑब्जेक्टिव, बट आई लव यू मोर देन ही सब्जेक्ट कंपैरिजन। आई लव यू मोर देन हिम ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। ये वाला एग्जाम्पल बच्चा तेरे को दिखाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देख लो मनीष कुमार। डू यू लाइक प्रोफेसर मितेश एज मच एज मी, ठीक है, एंड एज मच एज आई। ये दोनों केस सही होते हैं, यहाँ पे दोनों केस सही होते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे तो आप भी कर लेते हैं, आप बोलोगे तो कल की क्लास में कर लेंगे। इस स्टेटमेंट को मैं दोनों स्टेटमेंट बना करके लिख सकता हूं, कैसे? डू यू लाइक प्रोफेसर मितेश एज मच एज आई लाइक हिम, स्टेटमेंट नंबर 1। डू यू लाइक प्रोफेसर मितेश एज मच एज आई लाइक हिम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर सकता हूं? डू यू लाइक प्रोफेसर मितेश एज मच एज ही लाइक्स, एज मच एज you like me। do you like professor मितेश as much as you like me। अब you के बाद में like आया, verb आ गई, तो like के बाद में me आएगा, इस वजह से ये सही हो गया। do you like professor मितेश as much as I like him, तो like से पहले verb आ गया तो I हो गया। तो दोनों केस में मेरे पास में पता है मनीष कुमार जी किस तरह के डाउट आ सकते हैं बच्चों को, इस वजह से मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। ये सारे घोड़े खोलने वाले एग्जाम्पल्स थे, कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99% प्रॉब्लम, ठीक है मनीष कुमार जी, आपने जो एग्जाम्पल लिया अभी तक मैंने एसएससी में नहीं देखा था इस तरह का एग्जाम्पल पूछा गया, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आज तक वैसा एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल वो लिया, वो इस वजह से लिया कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम कल की क्लास में इसके ऊपर और एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। दिल से अपना बताइएगा बच्चा कि क्लास कैसी लगी, टीचर के एफर्ट कैसे लगे, और प्लीज आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि सुबह की क्लास में आप आए। अगर आप लोग सुबह की क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे, कुछ बच्चे जेन्युइनली आते हैं, सोहन चैटर्जी, रोहित रॉय, आरती, ठीक है, मुझे उनके नाम याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रात की क्लास जितनी भी इंपॉर्टेंट है, वोकैब की सुबह वाली क्लास इतनी ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो। तो प्लीज आप सुबह की गांठ बांध लो बच्चा, गांठ बांध लो कि सुबह की क्लास आप मिस नहीं करोगे, वोकैबुलरी की सुबह की क्लास आप वोकैबुलरी की मिस नहीं करोगे, सुबह की क्लास में आना ही आना है। दूसरा, आपने अभी तक मैराथन के चारों टॉपिक्स जो मैंने कवर किए वो नहीं देखे तो प्लीज देख लेना। रूट वर्ड की मैराथन 12 घंटे की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इंडिया की सबसे बड़ी रूट वर्ड की मैराथन है। 1 वर्ड की मैराथन जो सबसे बड़ी मैराथन है इंडिया में, ठीक है, आप देखना उसमें 1 वर्ड में मैंने 2017 से 2021 तक 2000 1 वर्ड कवर करवाए विद ऑप्शंस, उसके बाद में 1500 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो प्लीज आप, ठीक है, इंग्लिश अब मनीष कुमार जी एब्सोल्युटली बोथ राइट, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग न्यू, आई हैव रियली लर्न समथिंग न्यू, अब कर देंगे सर, फैंटास्टिक, ठीक है। तो क्लास के बाद में भी आप कमेंट करके जरूर अपने व्यूज दीजिएगा कि कैसी लगी क्लास। कल हम क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन के वू हुम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जिस तरीके से आज प्रोनाउन को मैंने सिखाया है, यकीन मानिएगा उतना ही सिंपल कल की क्लास होगी। जीवन में प्रोनाउन एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ग्रामर मुझसे एक ही बार पढ़ लो बस, उसके बाद में नहीं पढ़ो। ये घूमते मत रहो, भटकते मत रहो यार, ये ग्रामर का डर मत रखो। ग्रामर और वोकैबुलरी का डर जीतू सर के कंधों पे डाल दो और बोलो कि सर हमारी नहीं है, आप पार लगाओ, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं बच्चा, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में, सुबह की क्लास में।